अध्याय 866 लेडी। अध्याय 866 लेडी। ऐसा लगा जैसे सभी के दिमाग में फिर से जान आ गई हो, और जो लोग खड़े थे वे तुरंत अपनी सीटों पर बैठ गए। लिम्बो आदमी मन ही मन हंसा। उसमें सचमुच अधिपति बनने की क्षमता है। अपने अस्तित्व में उन्होंने कई अधिपतियों को देखा था जो पूरे ब्रह्मांड के नेता थे, और उनमें एक सामान्य विशेषता थी। उनकी भारी उपस्थिति सम्मान की मांग करती थी। सभी अलौकिक प्राणियों ने उपस्थित प्राणियों के बैठने के अजीब तरीके को देखा। ताशा और हारुना अपनी सीटों से उठकर विक्टर के करीब आ गए, जबकि अमात्रासु हारुना के बगल वाली खाली सीट की ओर चला गया और वहां बैठ गया। अब हारुना ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन अपनी मातृभूमि की सर्वोच्च देवी के पास बैठेगी, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रही थी, उसके मन में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। शिव दाहिनी ओर अकेले बैठे थे, ओडिन बाईं ओर अकेले बैठे थे। रा ने ओडिन के पीछे एक कुर्सी पर बैठना चुना। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय से इस बैठक के संबंध में उनकी स्थिति तथा उनके सहयोगी कौन थे और कौन नहीं थे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बिना कुछ कहे ही गठबंधन बन चुका था। शुरू होने से पहले मैं अपने सहायक को इस बैठक में बुलाना चाहूंगा। लिम्बो आदमी ने दरवाजे की ओर देखा जहां से सभी लोग आए थे। इन शब्दों ने शिव, ओडिन और रा की भौहें चढ़ा दी। अलौकिक प्राणियों की सभी बैठकों में उन्होंने कभी नहीं सुना था कि इस आदमी का सहायक किसी भी बैठक में भाग लेता है। वह ज्यादातर अकेले ही काम करता था। दरवाजा खुला और शीघ्र ही 3 मीटर लंबी एक महिला प्रकट हुई। उसके लंबे हल्के नीले बाल, नीली आंखें थीं, और उसने एक टाइट सूट पहना हुआ था जो किसी विज्ञान कथा की भविष्य की दुनिया से आया हुआ लग रहा था। उसके कपड़ों के चुनाव के कारण हर कोई देख सकता था कि उसकी संपत्ति कितनी प्रभावशाली थी, लेकिन यहां मौजूद नेताओं का ध्यान उस पर नहीं था, बल्कि उसकी उपस्थिति पर था। वे जानते थे कि वह मजबूत है, लेकिन वे यह नहीं बता सकते थे कि वह कितनी मजबूत है। हालांकि एक आदिम की सहायक के रूप में यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। महिला के सामने आने के बाद भी विक्टर ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। वह तटस्थ निगाहों से उसी स्थिति में रहा, कोई भावना नहीं दिखा रहा था। हालांकि उन तटस्थ निगाहों से वह हर चीज और हर किसी को देख रहा था। अपने वर्तमान स्थान की सीमाओं के बावजूद उसकी इंद्रियां अभी भी पूरे कमरे को देखने में सक्षम थी। उसे महिला को देखने के लिए मुड़ने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब ओडिन ने महिला को देखा तो उसकी भावनाओं में थोड़ी सी चूक हुई, जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक चली, लेकिन विक्टर के लिए वह सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त थी जो उसे चाहिए था। एक बूढ़े और प्राचीन व्यक्ति के रूप में ओडिन अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत कुशल था। ज़्यूस के विपरीत वह वास्तव में एक योग्य राजा था। आप जैसे वृद्ध व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोना आपको सचमुच बहुत धक्का पहुंचा होगा, है न? पदचाप सुनाई दी, और महिला के लंबे नीले बाल जो उसके नितंबों तक पहुंच रहे थे, चारों ओर लहरा रहे थे, जिससे एक अनोखी आभा फैल रही थी। ओह, यह ऊर्जा! मैंने इसे पहली बार देखा है। विक्टर ने देखा कि उसकी तरह महिला का शरीर भी एक अज्ञात ऊर्जा से संतृप्त था, और यह ऊर्जा उसके बालों के माध्यम से थोड़ा रिस रही थी, जिससे यह उसके अपने बालों के समान दिखाई दे रहा था, जो नरक के मियाज्मा से ढके हुए थे। वह महिला लिम्बो गाय के पीछे सीधी खड़ी थी, उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, जैसे कोई सैनिक सावधान की मुद्रा में खड़ा हो। अब जब सभी लोग उपस्थित हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लिम्बो लड़के ने ताली बजाई, और कमरे की रोशनी थोड़ी कम हो गई, जिससे कमरा हल्का हल्का प्रकाशित हो गया। मेजबान के रूप में मैं इस बैठक के बिंदुओं को सूचीबद्ध करूंगा। सबसे पहले, मेरे सहकर्मियों द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों के कारण नरक के रूप में ज्ञात आत्मा क्षेत्र को घटाकर 3 प्रमुख क्षेत्र कर दिया गया है। लिम्बो गाय के शब्द इस बात का सबूत थे कि नरक में जो बदलाव हुआ वह प्रिमोडियल्स के फैसलों की वजह से था, न कि किसी एक व्यक्ति की वजह से। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं था। आखिरकार विक्टर से जुड़ी घटनाओं की वजह से ही प्रिमोडियल्स ने यह फैसला लिया था। टस्क सेठ ने अपनी जीभ चटकाई। उसे यह हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह क्या कर सकता था? जब कोई आदिमानव कुछ करता है, तो आप उसे चुपचाप स्वीकार कर सकते हैं। प्रिमोडियल के शब्दों ने ओडिन, रा, सुसेलिस और स्वर्गीय पिता को भी चौंका दिया। आखिरकार इस विवरण ने सीधे उनके अपने स्वर्ग को प्रभावित किया। वास्तव में यह वह विषय भी नहीं था जिसकी वे बैठक में उम्मीद कर रहे थे।
वे विक्टर की वजह से यहाँ थे। लेकिन जाहिर है प्रिमोर्डियल्स के मन में कुछ और ही लक्ष्य थे। लेकिन नरकों की संख्या कम करने के बावजूद स्वर्ग के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जहां आत्माओं का अच्छा हिस्सा जाता है। और जैसा कि अपेक्षित था, इस कार्रवाई से आत्माओं के प्रवाह में असंतुलन पैदा हो गया है। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने स्वर्गीय पिता की ओर देखा, जिन्होंने केवल थोड़ा सा सिर हिलाया, लिम्बो गाय की बातों से सहमति जताते हुए। अथाह गहराई के 3 न्यायाधीशों के अनुरोध पर इस समस्या को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए अब से स्वर्ग जहां आत्माओं के अच्छे हिस्से जाते हैं, घटकर 3 हो जाएगा। नो बी ए एल बी इन सी ओ पर अंतिम अध्याय पीटर्स। और यह शुरू होगा अभी। रा ओडिन, स्वर्गीय पिता और सुसिलिस ने अपनी आंखें बड़ी कर ली जब उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना स्वर्ग बदल रहा है और बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कि उसने अन्य संपूर्ण देवमंडलों को भी अपने घेरे में ले लिया। इन प्राणियों की प्रचंड शक्ति के सामने वे पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने वास्तविकता को अपनी इच्छानुसार आकार दिया। केवल एक इशारे से उन्होंने इन देवदेवों को अब शाब्दिक पड़ोसी बनने के लिए मजबूर कर दिया। अब वे आयामों से अलग नहीं है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, स्वर्ग अब घटकर 3 रह गया है। स्वर्गीय पिता को छोड़कर आप सभी को ये तय करना होगा कि अच्छी आत्माओं के प्रवाह से संबंधित अधिकार को कैसे विभाजित किया जाए। ओह, और मैं एक अवरोध खड़ा करूंगा जो 1 वर्ष तक टिकेगा। यह आपके लिए ये तय करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए कि आप अपने नए क्षेत्रों का प्रबंधन कैसे करेंगे। लिम्बो गाय ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और प्रत्येक पैंथियन के क्षेत्र को अलग करने वाला एक विशाल अवरोध बनाया गया। रा ने अपना हाथ उठाया। हाँ, यह मामला आज के एजेंडे में नहीं था। यह सही है। हालांकि चूंकि यह एक लंबित मुद्दा था, इसलिए हमने ये तय किया कि यदि वे इस प्रत्यक्ष प्राधिकरण से संबंधित कुछ तय करते हैं, तो आप केवल इसे स्वीकार कर सकते हैं। समझे कि वह आपका बॉस है, और आप बस इस पर अभी चर्चा करने और समस्या को तुरंत हल करने में जल्दी करेंगे। सुसेलस ने अपना हाथ उठाया। बोलना, क्या आपको लगता है कि इस तरह से हमारे क्षेत्रों को वापस लेना सही है? आप देव राजा पैथियन के नेताओं को गलतफहमी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुसेलस ने भ्रमित होकर कहा। लिम्बो आदमी ने केवल सुसेलस को ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा। आत्मा से संबंधित अस्तित्व का आध्यात्मिक पहलू आदिम रसातल के 3 न्यायाधीशों के प्रत्यक्ष अधिकार के अधीन है। यदि वे इस प्रत्यक्ष प्राधिकरण से संबंधित कुछ निर्णय लेते हैं, तो आप केवल इसे स्वीकार कर सकते हैं। समझे कि वह आपका बॉस है, और आप केवल उसके अधीनस्थ हैं। यदि आप असंतुष्ट हैं, तो आप अपना पैराडाइज छोड़ सकते हैं, और हम ये कार्य अधिक सक्षम हाथों को सौंप देंगे। देवता चुप रहे और कुछ नहीं बोले। हालांकि रा और सुसेलस जैसे कुछ देवता इन शब्दों से नाराज थे, लेकिन वे अपना स्वर्ग छोड़ने को तैयार नहीं थे। स्वर्गीय पिता को इन शब्दों की परवाह नहीं थी। सृष्टि के देवता के रूप में, वह अच्छी तरह से जानते थे कि जब बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा निर्माण किया जाता है जो किसी चीज के संतुलन को बिगाड़ सकता है, तो उन्हें सार्वभौमिक वृक्ष से सीधे अनुमति लेने की जरूरत होती है, जिसके पास जीवन और ब्रह्मांड के निरंतर अस्तित्व से संबंधित किसी भी चीज पर पूर्ण अधिकार था। यही विचार ओडिन पर भी लागू होता है। वह अच्छी तरह जानता था कि कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई भी भगवान छू नहीं सकता, और ये चारों ओर हैं। मृत्यु का देवता। आप कर सकते हैं। आखिरकार आपकी एकमात्र अवधारणाएं ही आदिमों से संबंधित थी। आप अपने आप को मृत्यु नहीं कह सकते जब तक कि मृत्यु का आदिम रूप आपके इर्द गिर्द न हो। मृत्यु का देवता। आप कह सकते हैं, आखिरकार आपने मृत्यु के किसी पहलू को ही प्रभावित किया है। लेकिन मृत्यु केवल एक ही थी, वह मृत्यु का अवतार था, जो सब कुछ के अंत का प्रतिनिधित्व करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये देखते हुए कि कोई भी असंतुष्ट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, उस लंबी महिला की नीली आंखें सभी उपस्थित नेताओं को घूर रही थी। उसने शिव की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वह ताकतवर है। लगभग उस कमीने के जनरलों में से एक जितना ताकतवर, उसने सोचा। उसने रा की ओर देखा। एक सौर इकाई। वह शक्तिशाली है, लेकिन सहयोगी के रूप में अनुपयुक्त है। उसके इरादे, हालांकि छिपे हुए हैं, दिन के समान स्पष्ट हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका देवालय पूरी तरह से अव्यवस्थित है।
उसे ओडिन की ओर देखने की भी जरूरत नहीं थी, आखिरकार वह पहले से ही बूढ़े आदमी को जानती थी। जब उसने अंत के जानवर को देखा तो उसका गला थोड़ा घुट गया। इस सेक्टर में क्या है? एक ही देवालय से दो राक्षस। वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से बदकिस्मत है। नॉर्स पैंथियन में रहने के दौरान उसके पास इस ग्रह पर शोध करने के लिए पर्याप्त समय था। वह उस समय भी मौजूद थी जब हेला ने बिफ्रॉस्ट को नष्ट कर दिया था। उसने फेनरा नामक भेड़िए के बारे में कहानियां पढ़ी थी जो राग्नारोक को जन्म देगा, तथा निडहोगा नामक ड्रैगन के बारे में कहानियां पढ़ी थी जो विश्व वृक्ष की जड़ों पर पलता था। इन ग्रंथों में यह नहीं लिखा था कि वे अंत के जानवर थे, इस तथ्य की पुष्टि खुद ओडिन ने की थी। लेकिन देखने पर ही विश्वास हो जाता था, और वह ओडिन पर भरोसा नहीं करती थी। वह इस ग्रह पर किसी पर भरोसा नहीं करती थी। कुछ समय तक नॉर्स पैंथियन में रहने के बावजूद उसने कभी भी अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी, हमेशा संभावित हमलों के लिए तैयार रहती थी। उसकी नजर फेनरा से हटकर ताशा पर चली गई। किसी नस्ल की पूर्वज असामान्य नहीं, लेकिन वह उसी नस्ल की पिछली पूर्वज से अलग है। उसने नॉर्स पैंथियन में पहले वेयरवुल्फ के बारे में पढ़े गए अभिलेखों के बारे में सोचा। उनकी तुलना करें तो वेयरवुल्व्स के पहले पूर्वज की जड़ें दूसरे ग्रह से थीं, जबकि ताशा की जड़ें इस ग्रह पर थीं। उन्हें समान प्रजाति माना जा सकता है, लेकिन वे मूल रूप से अलग थे। एक बाहरी और व्यापक परिप्रेक्ष्य वाले व्यक्ति के रूप में वह इस विवरण को सहजता से देख सकती थी, भले ही वह वेयरवुल्फ के प्रथम पूर्वज से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी। उसने व्लाद या हारुना की तरफ देखा तक नहीं। व्लाद का गुट उन प्राणियों से निपटने के लिए बहुत कमजोर था जिनके खिलाफ वह सहायता मांगने जा रही थी, और जहां तक हारुना की बात है, वह एक नए गुट से थी। यही विचार ताशा पर भी लागू होता है। हो सकता है कि उसके पास पालतू जानवर एंड बीस्ट हो, लेकिन आप सिर्फ उसी से युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसे ट्रम्प कार्ड को निष्प्रभावी करने के कई तरीके थे। हाँ, एंड बीस्ट्स किसी भी परिदृश्य में मजबूत थे, वे एक सर्वोच्च वाइल्ड कार्ड थे। लेकिन एक अनुभवी लीडर और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पहले भी इस प्रकार के प्राणियों से निपटा था, वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें कैसे संभालना है। एंड बीस्ट्स की प्रकृति के कारण वे सीमित थे। उदाहरण के लिए, मानव अंततः वह सहज ज्ञान के साथ लड़ने के लिए वापस आ जाएगा। फेनरा जादू या अन्य प्रकार की ऊर्जा नहीं सीख सकता था क्योंकि उसका अस्तित्व एक बहुत ही विशेष ऊर्जा में नहाया हुआ था। वह मार्शल आर्ट सीख सकता था, लेकिन वह हमेशा अपनी सहज प्रवृत्ति का उपयोग करके लड़ता था। भले ही वह अपनी सहज प्रवृत्ति पर काबू पा ले और एक मानव की तरह तर्कसंगत तरीके से लड़े, अंततः वह सहज प्रवृत्ति से ही लड़ने लगेगा। उन्हें ऐसे ही बनाया गया था, सब कुछ का अंत होने के कारण उनमें विकास की कोई संभावना नहीं थी। संतुलन इसी तरह काम करता है। अगर कोई अस्तित्व बहुत मजबूत पैदा हुआ है तो उसे संतुलित करने के लिए हमेशा कोई न कोई नुकसान होगा। इस सोच का आदर्श उदाहरण आदिम देवता थे। बहुत कम देवता उस स्तर से आगे विकसित हो पाए जिस पर वे पैदा हुए थे। इसके कई कारण थे, मानसिकता, जिस माहौल में वे बड़े हुए, व्यवहार, प्रतिभा की कमी जैसे कारक। इन सभी छोटी छोटी चीजों ने एक प्राणी को प्रभावित किया, लेकिन मुख्य कारण खुद को न समझना था। उन्होंने अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया, इसलिए वे प्रगति नहीं कर सके। अंततः उसकी नजर विक्टर पर पड़ी, और उसका पहला प्रभाव था असामान्य। वह स्पष्ट रूप से एक असामान्य व्यक्ति है। मेरे क्षेत्र में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास उसके जितनी ऊर्जा हो। इस संपूर्ण नियंत्रण की तो बात ही छोड़िए। अपनी ऊर्जा पर ऐसा नियंत्रण पाने में मुझे कितने सहस्राब्दियां लगी, और इस व्यक्ति ने इसे एक सहस्राब्दी से भी कम समय में हासिल कर लिया। जितना अधिक उसने उसका विश्लेषण किया, उतना ही उसे वह असामान्य लगा। उसने पहले कभी किसी को इतनी प्रतिभा वाला नहीं देखा था। अध्याय 867, लेडी 2। अध्याय 867, लेडी 2। उसने पहले कभी ऐसी प्रतिभा वाला प्राणी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसकी नस्ल भी हास्यास्पद है। वह एक ड्रैगन है और साथ ही एक पिशाच भी है, तथा वह एक ऐसे पूर्वज के रूप में इन दोनों का एक आदर्श मिश्रण है जो अपनी प्रजाति का शिखर है। महिला का ध्यान उसकी ऊर्जा की ओर गया जो उसे एक सुरक्षात्मक दीवार की तरह घेरे हुए थी, और उसने अपनी इंद्रियों से उस ऊर्जा का विश्लेषण किया। जैसे ही उसने अपना विश्लेषण समाप्त किया, तो परिणाम कितना बेतुका था ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा है।
उसने ऐसा अपने ग्रह पर पहले भी देखा था। ये वही ऊर्जा थी जिसका उपयोग नकारात्मकता का विश्व वृक्ष करता था। अपने विश्लेषण के दौरान महिला ने कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने केवल अवलोकन किया और महसूस किया। अपने पिछले व्यवसाय के कारण उसे कई विशेष व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला था, और उस अनुभव के साथ वह आसानी से अधिकांश प्राणियों को पहचान सकती थी। लेकिन विक्टर अलग था। हाँ, वह उसके बारे में कुछ बातें पढ़ सकती थी, लेकिन वह इतनी गहराई से नहीं पढ़ सकती थी। उसका अस्तित्व जटिलताओं के ऐसे जाल में उलझा हुआ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह चौंक गई जब एक समय पर उसकी लाल बैंगनी आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। वह इतनी सोच में खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसे इतनी गौर से देख रही थी। विक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और महिला ने अपनी आंखें बड़ी कर ली जब उसने महसूस किया कि कुछ उसकी आत्मा को टटोल रहा है। आपने अपनी सतर्कता कम कर दी, लेडी। नॉर्स पैंथियन छोड़ने के बाद पहली बार उसने अपनी शक्ति को बुलाया, जिसका रंग क्रिस्टलीय नीला था। विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। महिला को जब एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो उसके पसीने छूट गए। उसने मेरी आत्मा पर आक्रमण किया है। इस पिछड़े क्षेत्र में कोई मेरी सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। वह खतरनाक है, और मुझे ठीक यही चाहिए। आसपास के लोगों ने इस व्यवहार को अनदेखा नहीं किया, उन्होंने उत्सुकता से भौहें उठाई क्योंकि उसने अचानक अपनी शक्ति का आह्वान किया था, लेकिन किसी ने इस पर टिप्पणी नहीं की। उन्हें लगा कि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उनके सामने वाला आदमी बहुत आकर्षक था, इसलिए महिला सेक्स से ऐसा ध्यान सामान्य था। यहाँ उपस्थित देवताओं को इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस बैठक को देख रहे सभी अलौकिक प्राणियों का ध्यान अब केवल विक्टर पर था। उन्हें यह तो पता नहीं था कि वे बिल्कुल सही थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनके अपने देव समूह की देवियां भी इस आदमी पर नजर रख रही थी। उद्धरण यहाँ तक कि एक आदिमानव का सहायक भी इस आदमी से अछूता नहीं है, अनुबिस ने सोचा। दूसरी ओर ओडिन ने इस व्यवहार पर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि विक्टर को इतनी बारीकी से देखने में महिला की मंशा क्या थी, और उसे यह परिणाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से होते हुए देखकर उसके मुंह में खट्टा स्वाद आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कोई चीज चुरा ली गई हो। वह उसके सामने भी वैसा ही प्रस्ताव रखेगी जैसा उसने मेरे सामने रखा था, है ना? ओडेन विक्टर के सामने उस महिला की शक्ति के बारे में सोचकर कांप उठे। उस समर्थन के साथ वह व्यावहारिक रूप से अछूत हो जाएगा। उसने अंदर ही अंदर अपने दांत पीस लिए। वह अपने गुट के लिए वह शक्ति चाहता था, लेकिन ऐसी चीज प्राप्त करने की आवश्यकताएं उसकी क्षमता से कहीं परे थी। काश उसका पैंथियन एकजुट हो गया होता। शायद तब उसके पास एक मौका होता। वह खुद को राजा कह सकता है, लेकिन यह उसके पैंथियन के कुछ हिस्सों पर ही लागू होता है, संपूर्णता पर नहीं। हेला द्वारा नियंत्रित नर्क, बर्फ के दिग्गज, आग के दिग्गज, डक एल्वेस, ये सभी जातियां उसके नियंत्रण में नहीं थी। शिव ने तटस्थ दृष्टि से ये सब देखा। शायद उपस्थित सभी देवताओं में से केवल वही विक्टर और महिला के बीच हुई बातचीत को समझ पाया। आखिरकार वह आत्मा के मामलों के बारे में काफी जानकार था, क्योंकि उसके देवताओं में से एक ने उसे सिखाया था। काली का मंदिर अब वह और भी अधिक सुंदर हो गया है। काली ने दूर की स्क्रीन पर देखते हुए कहा। उसके लंबे लाल बाल, जो शुद्ध विनाशकारी शक्ति से ढके हुए थे, उसके चारों ओर तैर रहे थे, और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। जब उसने ये शब्द कहे तो उसने सच में झूठ नहीं बोला था। वह मंद मंद मुस्कुराई, थोड़ा खुश दिखने के बावजूद। असलियत ये थी कि काली काली थी, और उसने अपने मंदिर की ओर देखा और फिर खुद की ओर। उसकी आंखें तटस्थ और कुछ हद तक उदास थी। सच कहूं तो वह अपने गहरे अशांत मन में फंसी हुई महसूस कर रही थी। वह बस यह नहीं समझ पा रही थी कि विक्टर इतने कम समय में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अकेले शुद्ध ऊर्जा के मामले में वह पहले ही उससे काफी आगे निकल चुका था। सामान्य प्राणी इतनी आसानी से एक कुलीन देवता से आदिमानव के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यह असंभव था। मैंने पलक झपकाए, और वह वहीं चला गया और बेहद शक्तिशाली हो गया। पिछली बार जब काली ने विक्टर को देखा और महसूस किया था, तो वह अब की तुलना में बहुत कमजोर था, जिससे वह हैरान रह गई थी।
उदाहरण के लिए काली को ही लें, उनका जन्म एक आदिदेवी के रूप में हुआ था, तथा प्रशिक्षण, आत्म खोज और संवर्धन के माध्यम से वे उस अवस्था तक पहुंची जिसमें वे थीं। और इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष लग गए। तभी अचानक एक आदमी उससे भी निचले स्तर से उभरा और शुद्ध ऊर्जा के मामले में उससे आगे निकल गया। ये बिल्कुल बेतुका था। वह अभी तक भगवान भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि जब वह दिव्यता प्राप्त कर लेगा तो वह कितना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, काली ने सोचा। सवाल यह नहीं था कि विक्टर को दिव्यता मिलेगी या नहीं, बल्कि यह था कि वह कब इसे प्राप्त करेगा। उस आदमी की असामान्यता को जानते हुए, वह निश्चित रूप से फिर से सभी को आश्चर्यचकित करेगा। काली ने अपने मंदिर को देखा और फिर खुद को। उसकी आंखें तटस्थ और कुछ हद तक उदास थीं। सच कहूं तो, वह अपनी वर्तमान स्थिति में फंसी हुई महसूस कर रही थी, आगे बढ़ने में असमर्थ थी। उसे लगा जैसे वह एक विशाल दीवार को देख रही थी जिसे वह पार नहीं कर सकती थी, चाहे वह कुछ भी करे। काली इस भावना से परिचित थी, उसने पहले भी कई बार इसका सामना किया था, लेकिन वह हमेशा इस पर काबू पाने और मजबूत बनने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार मामला अलग था। वह इस पर काबू नहीं पा सकी। उसे लगा कि उसके भीतर कुछ जरूरी कमी है, कुछ ऐसा जो उसे अभी तक समझ में नहीं आया। नए नॉवेल्स के लिए नो बी 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। उसके चारों ओर फैली हुई शुद्ध विनाश की लाल ऊर्जा पीछे हटने लगी, और विक्टर की तरह ही उसका शरीर इस ऊर्जा से इस तरह ढका हुआ था जैसे कि वह कवच हो। अब जब तक वह किसी को नहीं छूती, तब तक कुछ भी नष्ट नहीं होगा। दुर्भाग्य से उसका नियंत्रण इतना अच्छा नहीं था कि वह अपनी दिव्यता को पूरी तरह से बंद कर सके। पहले उसे यह समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी अवधारणा के साथ एक होने के करीब पहुंची, उसने पाया कि वह इस ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ है। आखिरकार यह ऊर्जा एक तरह से उसका ही एक हिस्सा थी। अवधारणा के साथ एक होना समझना जटिल लग सकता है, लेकिन यह काफी सरल था। वह विनाश की अवधारणा का अवतार बन जाएगी। उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा, उसके अंदर उत्सुकता उमड़ रही थी। वह उस आदमी के इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली बन जाने का रहस्य जानना चाहती थी। शायद अगर वह ये बात उसके मुंह से सुनती तो वह इस गतिरोध से बाहर निकल पाती और आगे की प्रगति कर पाती। अपनी शक्ति से ऊर्जा के एक धागे का उपयोग करते हुए उसने फोन उठाया और एफ्रोडाइट के संपर्क की खोज की, फिर फोन के माध्यम से अपना इरादा भेजा। एफ्रोडाइट का फोन वाइब्रेट हुआ और महिला ने काली का संदेश देखने के लिए फोन उठाया। ओह, अप्रत्याशित, वह आमतौर पर मुझसे संपर्क नहीं करती है, एफ्रोडाइट ने 3 बिंदुओं को देखते हुए कहा। या मैं तुमसे मिल सकता हूं। उसने अपने सिर में काली की आवाज सुनी, और एफ्रोडाइट ने जो सुना उससे चौंक गई। लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई, और उसने टाइप किया। एफ्रोडाइट, जरूर, तुम्हें आना ही होगा, काली। मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। काली, मैं जल्द ही आऊंगी। इसके बाद वह प्रतीक जो ये दर्शाता था कि वह ऑनलाइन थी, लुप्त हो गया। एफ्रोडाइट को संक्षिप्त शब्दों और अचानक व्यवधान से कोई आपत्ति नहीं थी। वह काली के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी। सुनो, लड़कियों, वह चिल्लाए। क्या? वायलेट ने पूछा। क्या हो रहा है, एफ्रोडाइट? अन्ना ने उत्सुकता से पूछा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र हमसे मिलने आने वाली है, और हमें उसका स्वागत करना है तथा उसे अपना मित्र और संभवतः अपनी बहन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट को जो जवाब मिला वह शुद्ध मौन था। एफ्रोडाइट, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो? ईव ने भावशून्य स्वर में पूछा। वह पहले से ही पागल थी, उसने वास्तविकता से पूरी तरह से नाता खो दिया था। एग्नेस ने दया से अपना सिर हिलाया। उफ, मैं आपकी प्रतिक्रिया समझ सकता हूं, लेकिन ये गंभीर बात है, मेरा दोस्त बहुत खास है। उद्धरण चिन्ह। किस तरह से? जीन ने जिज्ञासा से भौहें उठाई। वह विनाश की देवी हैं, सबसे शक्तिशाली देवी हैं, संभवतः इस ग्रह की सबसे शक्तिशाली महिला है। महिलाओं की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह। तुम वास्तव में एक सामाजिक तितली हो। नीरो ईर्ष्या के भाव के साथ टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे अपनी मां की तरह मिलनसार होने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। ओ या, मेरी प्यारी बेटी मेरी तरह बनना चाहती है। एफ्रोडाइट ने मधुर मुस्कान दी। कभी नहीं। मैं अपने पिता जैसा बनना चाहता हूँ। नीरो ने झल्लाकर कहा।
हम पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऑफिस ने समर्थन किया। किसी कारण से एफ्रोडाइट को यह महसूस हो रहा था कि वह भविष्य में उन शब्दों को कई बार सुनेगी। ये भावना वहां उपस्थित सभी महिलाओं को भी थी जो विक्टर से जुड़ी हुई थी। अब दूसरे विषय पर आते हैं जिस कारण से यह बैठक आयोजित की गई थी। इन शब्दों ने सबका ध्यान खींचा। विक्टर अलुकार्ड ने ग्रीक पंथियन के खिलाफ अपने संबंध में आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप विनाश हुआ। साथ ही अपने स्वयं के बैनर तले एक नए पंथियन का जन्म भी हुआ। इस जानकारी से अनभिज्ञ अलौकिक जगत ने सिलवासा साधा ली। लिम्बो मैन मन ही मन हंस पड़ा जब उसने अपनी इंद्रियों का उपयोग करके देखा कि सभी नाटक प्रसारण को पूरी तरह से स्थिर तरीके से देखा जा रहा है। हा 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 हा, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। वह मन ही मन हंसा, हालांकि उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, मैंने कहा कि विक्टर अलुकार्ड को सत्ता और राजनीतिक प्रतिष्ठा दोनों में आधिकारिक रूप से देवराजा के पद पर आसीन होने के लिए बधाई। अलौकिक शैतान ने आश्चर्य से कई बार पलकें झपकाईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे विंग्स के एक नए देवमंडल का जन्म जीवित सावेक के लिए देखने को मिलेगा। धन्यवाद, विक्टर ने प्राइमोर्डियल के अभिनेता के वास्तविक स्वर के उत्तर में दादी से मुस्कुराया। अध्याय 868, हम दानव हैं, राक्षस नहीं। मैंने कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी नश्वर को देवमंडल का नेता बनते देखा है। मुझे पूछना चाहिए, ये कैसे संभव है? लिम्बो आदमी ने पूछा। कौन जानता है? विक्टर हल्का सा मुस्कुराया। हम अपने रहस्य बनाए रखो, वे अंततः उजागर हो ही जाएंगे। वैसे क्या आपके पैंथियन का कोई नाम है? अभी के लिए मैंने ड्रैगन नेस्ट के साथ जाने का फैसला किया है। जिस क्षण ये शब्द सुने गए, वहां उपस्थित सभी देव राजाओं को लगा कि नाम सिस्टम में पंजीकृत हो गया है। हम बहुत सरल नाम है ना? मैंने सीखा है कि सादगी अक्सर बेहतर होती है। इसके अलावा मेरा देवालय केवल देवताओं से बना नहीं होगा। विक्टर ने आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराया। ड्रैगन, पिशाच, दानव, देवदूत, वेयरवुल्फ, योकाई, मनुष्य, अलौकिक प्राणी, सभी का स्वागत है, बशर्ते वे मेरा नेतृत्व स्वीकार करें। यह एक पैंथियन की तुलना में एक गुट की तरह अधिक लगता है। आप गलत नहीं हैं। काफी विविधतापूर्ण प्राणी समूह। क्या आपको समस्याएं उत्पन्न होने का डर नहीं है? इतनी सारी घृणा से भरे प्राणियों को एक स्थान पर एकत्रित करने से नस्लवाद और घृणा काफी आम बात हो सकती है। हम संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी मेरे क्षेत्र में ऐसा करने की कोशिश करेगा, वह सबसे बुरे तरीके से अस्तित्व से गायब हो जाएगा। उन्होंने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, जिससे देखने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जो लोग मेरे प्रिय विश्वासियों का अनुसरण करते हैं, वे नियमों को जानते हैं। एक दूसरे को स्वीकार करें, नियमों का सम्मान करें, और प्रयास करें, और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, खैर, उनका अस्तित्व होना जरूरी नहीं है ना? हम फिर एक और सवाल। क्या आप बाइबल के देवालय से जुड़े हैं? आपकी स्थिति काफी जटिल लगती है। आप न केवल बाइबल के देवालय से दानव राजा के रूप में जुड़े हैं, बल्कि प्राचीन ग्रीक देवालय के देवताओं से बने एक बिल्कुल नए देवालय से भी जुड़े हैं। हाँ और ना? ओह, कृपया विस्तार से बताएं। मैं स्वर्गीय पिता का सहयोगी हूँ जब तक कि वह अन्यथा न कहें। मैं कभी बाइबल के देवताओं के समूह का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज मैं अकेला हूँ। मैं समझता हूँ, सहयोगी हैं, लेकिन एक ही समूह का हिस्सा नहीं है। सही। सभी लोग चुपचाप देखते रहे क्योंकि यह मीटिंग विक्टर के लिए इंटरव्यू में बदल गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या यह मीटिंग किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए नहीं थी? यह मीटिंग इंटरव्यू में क्यों बदल गई? आप क्या सोचते हैं, स्वर्गीय पिता? लिम्बो आदमी ने पूछा। सुनहरे आवरण वाले प्राणी ने कुछ सेकंड के लिए विक्टर को देखा। मैं सहमत हूँ। हालांकि एक पूर्ण गठबंधन मुश्किल है, ये देखते हुए कि वह स्वाभाविक रूप से हिंसक राक्षसों का नेतृत्व करता है, मैं अभी भी उसे एक सहयोगी मानता हूँ। ये तो एक गलत विचार है। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं राक्षसों के बारे में बात कर रहा हूँ। विक्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपना चेहरा अपनी मुट्ठी पर टिका दिया। वे एक हिंसक जाति है। हाँ, लेकिन कौन सी जाति हिंसक नहीं है? यहाँ तक कि देवदूत भी एक जैसे ही हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह ... हम केवल तभी कार्य करते हैं जब आवश्यक हो।
हे स्वर्गीय पिता, यह अभी भी हिंसा है। एंजल्स शब्द सुंदर है, लेकिन शब्द के सबसे शाब्दिक अर्थ में आप कमांडर हैं और एंजल्स आपके सैनिक हैं। यदि आप एंजल्स को कुछ नष्ट करने का आदेश देते हैं तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय पिता चुप हो गए। वे उन शब्दों का खंडन नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सत्य थे। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया था। यही बात वर्तमान दानवों के लिए भी लागू होती है। भूतकाल में दानवों के हिंसक, अनियंत्रित और अनुशासनहीन होने का कारण ये था कि पिछला नेतृत्व अक्षम था। स्वर्ग का तथाकथित प्रिय पुत्र केवल एक अहंकारी मूर्ख था जो नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे अपने प्रिय राक्षसों से संबंधित कुछ वर्जनाएं तोड़ने दो। विक्टर ने अनुमति के लिए लिम्बो लड़के की ओर देखा। क्या मैं? आगे बढ़ो। लिम्बो आदमी ने सिर हिलाया। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और उसमें से शुद्ध मियास्मा निकला, जो मेज के भीतर खुले क्षेत्र के केंद्र की ओर उड़ रहा था, और जल्द ही कमरे के बीच में 3 पोर्टल दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक पोर्टल पर एक नर्क का शहर प्रदर्शित था। अलेक्जेंड्रिया प्रथम शहर का नाम है। यह नरक के प्रथम स्तरों में स्थित प्रारंभिक शहर है। ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब लोगों ने नर्क के बारे में सोचा तो उन्होंने आग से भरी एक जगह की कल्पना की, जहां आत्माओं को यातना दी जाती थी। ये छवि गलत नहीं थी क्योंकि नर्क में ऐसी जगहें मौजूद थीं, क्योंकि आत्माएं अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए वहां जाती थीं। हालांकि ये पूरी कहानी नहीं थी। लोग, या यूं कहें कि राक्षस आते जाते रहते थे। ऊंची इमारतें, राक्षस खाना बेचते हुए, राक्षस बच्चे इधर उधर दौड़ते खेलते हुए यह एक संपन्न शहर जैसा लग रहा था। सुरक्षा बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस अधिकारी भी गश्त कर रहे थे। मैंने इस शहर को नर्क का पर्यटक आकर्षण बनाने के लिए बनाया है, इसलिए मानव दुनिया के विभिन्न मनोरंजन भी इस शहर में उपलब्ध हैं। बार, वाटर पार्क, सिनेमाघर और यहाँ तक कि वयस्क उन्मुख क्षेत्र भी सेक्कुबी द्वारा नियंत्रित थे। सबसे सेक्सी सेक्कुबी उस जगह का प्रबंधन कर रही थी। यहाँ तक कि एक डिज्नी जैसा थीम पार्क भी था, हालांकि थीम अलग थी, जिसमें नर्क में बनाई गई फिल्में शामिल थीं। इस दृश्य को देख रहे स्वर्गदूत अचंभित थे। वे नर्क को ऐसे देख रहे थे मानो वे कोई बिल्कुल अनजान चीज देख रहे हों। क्या ये वही नर्क था जिसे वे जानते थे? अलकांतारा अगला शहर है, जो नरक के मध्यवर्ती स्तर पर स्थित है। यह नरक का आर्थिक केंद्र है, जहां प्रमुख कंपनियां मौजूद हैं। कंपनियां? स्वर्गीय पिता ने अविश्वास से पूछा। आप पूंजीवाद से बच नहीं सकते, नर्क में भी नहीं। हालांकि मैंने जिस समाज का निर्माण किया है उसे पूंजीवाद कहना असभ्यता होगी। मैं इसे मेरिटोक्रेसी कहना पसंद करता हूं। लेकिन ये शब्द भी त्रुटिपूर्ण है। मेरिटोक्रेसी के मानवीय उदाहरणों पर विचार करें तो उनमें से अधिकांश सफल नहीं हुए। मेरा उदाहरण सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि मैं मौजूद हूं। विक्टर मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अगर वह सबसे ऊपर एक तानाशाह के रूप में मौजूद नहीं था तो उसका समाज काम नहीं करेगा। राक्षस इच्छाओं के प्राणी थे, इसलिए उसे एक सख्त हाथ की जरूरत थी। मेरी नीति यह है कि हर व्यक्ति उन्नति कर सकता है, यदि उसके पास आवश्यक कौशल हो, चाहे वे कुछ भी हो, और समाज में उनका योगदान कितना भी हो। मैं, दानव राजा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से आर्थिक शक्ति से लेकर व्यक्तिगत शक्ति तक के पुरस्कारों से पुरस्कृत करूंगा। अलकांतारा शहर में ज्यादातर गगनचुंबी इमारतें थीं और यह एक बहुत ही आधुनिक महानगर जैसा दिखता था, जिसमें कई आवासीय क्षेत्र थे, जिनमें से कुछ बहुत बड़े थे। नर्क में जगह की प्रचुरता के कारण सबसे छोटे घर भी 500 वर्ग मीटर के थे, जबकि सबसे बड़े घर आसानी से एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार तक पहुंच सकते थे, या उससे भी बड़े। अंतिम शहर रॉयल कैपिटल है, जहां मैं रहता हूं। जल्द ही दूर से एक विशाल इमारत के साथ एक शहर की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। अबादोन, नरक की शाही राजधानी। उड़ती कारें। स्वर्गीय पिता के बगल में बैठे देवदूत ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह इमारत, ये कैसी खड़ी है? इसमें कितनी मंजिलें हैं? अनुबिस ने फुसफुसाते हुए पूछा। मकान तैर रहे हैं, सेठ ने अविश्वास से कहा। क्या ये जगह मेरे नर्क से बेहतर नहीं है? सेठ ने सोचा। नर्क की बंजर भूमि की तुलना इस शहरी परिदृश्य से करना स्वर्ग और नर्क की तुलना करने जैसा था, भले ही यह तुलना कितनी भी विडंबनापूर्ण क्यों ना हो। ओह, यह उड़ने वाले राक्षसों को समायोजित करने के लिए है। निचले स्तरों में उनमें से बहुत सारे हैं, विक्टर ने कहा, जैसे कि यह पूरी तरह से सामान्य बात हो। डॉट डॉट डॉट
क्या ये सचमुच नरक है? रूबी ने अविश्वास से पूछा, क्योंकि वह एक विज्ञान कथा फिल्म से निकले भविष्य के शहर को देख रही थी। बेशक, हेलेना ने गर्व से कहा। हमने ग्रीक पैंथियन में जाकर कई वैज्ञानिक प्रगति की, और फौज के देवता की मदद से हम रॉयल कैपिटल का पूरी तरह से जीर्णोद्धार करने में सक्षम थे। अब यह दानव राजा के निवास के योग्य स्थान है। अलाइन ने गर्व से सिर हिलाया। वह इतनी उत्साहित थी कि उसके उत्साह के कारण उसके आसपास का क्षेत्र ठंडा लग रहा था। ऐसी विकासवादी प्रक्रिया अवास्तविक नहीं थी। आखिरकार नर्क में समय अलग तरह से बीतता है। उद्धरण चिन्ह ... मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा कहूंगी, लेकिन मुझे भविष्य में निश्चित रूप से नर्क जाना होगा, साशा ने कहा, जबकि कई लोगों ने उसके साथ सहमति में सिर हिलाया। पेपर, लेकस, सिएना, नीरो, मिजुकी, मारिया, ईव, ब्रूना और रॉबर्टा की आंखें इस दृश्य को देखकर उत्साह से चमक रही थीं। वे वास्तव में इस तकनीक का अनुभव करना चाहते थे। अब कई प्राणियों के मन में एक विचार आ रहा था। ... इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं, स्वर्गीय पिता? विक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिर्फ इस प्रदर्शन के जरिए उसने इस मीटिंग के कई माध्यमिक उद्देश्य हासिल कर लिए थे। उसने भविष्यवाणी की कि उसका धर्म जल्द ही अलौकिक दुनिया में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। ये बहुत प्रभावशाली है, दानव राजा। आप बहुत सक्षम हैं। सारा श्रेय मुझ पर मत डालो, यह एक सहयोगात्मक प्रयास था। विक्टर ने उसी स्वर में विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन ये केवल इसलिए काम कर पाया क्योंकि वहां एक सक्षम नेता था। लूसिफर, डियाब्लो या यहां तक कि लिलिथ के शासन के तहत इस तरह का परिदृश्य नर्क में असंभव होगा। वे अपने स्वयं के भले के लिए बहुत राक्षसी हैं। हालांकि वह बहुत ही शानदार तरीके से बोल रहा था, लेकिन उसका मतलब था कि वे ऐसे प्राणी थे जो भावनाओं पर अधिक काम करते थे और कुछ बनाने के बजाय नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते थे। ... लड़कियों ने लिलिथ की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, लेकिन उसे उदासीन देखकर वे निराश हो गईं। क्या मैं भी समझता हूं कि अगर मैं प्रभारी होता, तो ऐसा परिदृश्य संभव नहीं होता, लिलिथ ने उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो, लिलिथ ने जो किया वह शासन करना नहीं था, यह एक शासक के रूप में कार्य करना था। आखिरकार, उसने अपने अधीनस्थों के जीवन को बदलने के लिए कुछ भी नहीं बनाया या कुछ भी नहीं किया, उसने केवल शक्ति एकत्रित की। ... ऐसी स्थिति में, मैं आपकी प्रशंसा की सराहना करता हूं, विक्टर ने उत्तर दिया। हम, स्वर्गीय पिता ने संतोष में सिर हिलाया, और विक्टर की ओर चुपके से देखा। उद्धरण चिन्ह ... मेरे नरक जाने के विषय में। बेशक, मैं भूला नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हारे मुझसे संपर्क करने का इंतजार कर रहा था। विक्टर थोड़ा और मुस्कुराया। स्वर्गदूतों के सर्वोच्च अधिकारी को नरक में जाना चाहते देखना उसके अपने लोगों के विपणन के लिए चमत्कार कर गया। इस इशारे से ही ये धारणा कि दानव बुरे हैं काफी हद तक नरम पड़ गई थी। बेशक, इससे उन लोगों की भावनाएं नहीं बदलेगी जिन्होंने दानवों के हाथों कष्ट झेले थे। इन छवियों को दिखाने से आक्रोश की भावना भी पैदा हो सकती है। आखिरकार, जब उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था, तब दानव समाज समृद्ध हो रहा था। लेकिन विक्टर को इसकी परवाह नहीं थी। ये सब करने का उसका लक्ष्य ये दिखाना था कि दानव तर्कहीन नहीं थे। रा, सेठ और अनुबिस, जो ये सब देख रहे थे, पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि वे सिर्फ प्राणियों के समूह से नहीं बल्कि पूरी तरह से संगठित और अत्यधिक विकसित समाज से निपट रहे थे। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि इस समाज के पास भयानक हथियार हैं जो मनुष्यों की तरह बड़े पैमाने पर मार सकते हैं। विक्टर जितना अधिक बोलता गया, उन्हें उतना ही अधिक एहसास हुआ कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तुम बहुत सारे फूलदार शब्द बोलते हो, लड़के, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि राक्षस नरक के प्राणी हैं जो जिस चीज को छूते हैं उसे नष्ट कर देते हैं, ओडिन ने प्राधिकरण के साथ तटस्थ स्वर में कहा। विक्टर धीरे से ओडिन की ओर मुड़ा। लड़का, हवा में पूरी तरह से हत्या का इरादा भरा हुआ था, और हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे वे खून और लाशों के समुद्र में हो। दुनिया खून से लाल थी, और क्षितिज पर क्रिम्सन और मियास्मा में ढका एक विशालकाय प्राणी दिखाई दे रहा था। इस प्राणी के तीखे सींग थे, और तीखे दांतों से भरा एक विशाल मुंह था। सबसे अद्यतित नॉवेल्स एग्री एंड 012 NCO पर प्रकाशित ड्रैगन से भी अधिक, ये प्राणी एक ब्रह्मांडीय भयावहता जैसा दिखता था।
हत्या का इरादा इतना प्रबल और भारी था कि इसने उन्हें सैकड़ों अलग अलग और रचनात्मक तरीकों से अपनी मृत्यु का भ्रम पैदा कर दिया। ये कहना सही था कि यदि वे कमजोर होते तो सिर्फ सदमे से ही मर जाते। अचानक ये पूरी छवि गायब हो गई, केवल विक्टर का मुस्कुराता और मासूम चेहरा रह गया। तुम सही हो, तुम्हारी तुलना में, जिसके पास हजारों साल का अनुभव है, मुझे एक लड़का कहा जा सकता है। एक लड़का जिसने तुमसे ज्यादा काम किया है और तुमसे ज्यादा हासिल किया है, अपने मात्र 25 साल के जीवन में। बेशक वह नर्क में बिताए समय की गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि धरती पर बिताए वास्तविक समय की गिनती कर रहा था। शापित राक्षस। लोकी ने अपना चेहरा पोंछते हुए गहरी सांस ली। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह वही प्राणी है जिसके साथ उसने कुछ साल पहले खेला था। मुझे केवल उन प्राणियों के साथ ही चालें चलनी चाहिए जिन्हें मैं जानता हूं। मैं किसी अन्य प्रतिभाशाली राक्षस को भड़काना नहीं चाहता जो भविष्य में मुझे मारने आ सकता है। उसने खुद से वादा किया। लोकी को अब समझ में आ गया कि यदि एफ्रोडाइट न होती तो वह विक्टर के प्रतिशोध में बहुत पहले ही मर चुका होता। दूसरी ओर थोर कुछ सोच रहा था। इससे पहले जब उसने विक्टर को देखा तो उसने सोचा कि उसकी ताकत का परीक्षण करने और ये देखने के लिए कि क्या वह और बेहतर हो सकता है, उससे लड़ना अच्छा होगा। लेकिन उसके खूनी प्रदर्शन को महसूस करने के बाद ऐसा विचार उसके दिमाग से गायब हो गया। आप इससे नहीं लड़ते। जब आप ये देखते हैं तो आप बस इतना कर सकते हैं कि जितनी तेजी से भाग सकते हैं भाग जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। थोर ने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। अब थोर और लोकी को सर्वपिता का बचाव करने में कोई रुचि नहीं थी। मुझे बताओ ओडिन, ये जानकर कैसा लगता है कि मेरी उपस्थिति में तुमने जो कुछ भी बनाया है वह सब बेकार है। ये जानकर कैसा लगता है कि तुमसे छोटा कोई व्यक्ति तुम्हारे हर काम में बेहतर है। एक कार्यशील समाज विक्टर के पास ये था और उसका समाज हमेशा विकसित हो रहा था। शक्तिशाली सैनिक विक्टर के पास वे थे और उसके सैनिक कभी भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते थे। एक सक्षम शासक विक्टर एक सक्षम शासक था। यदि वह ऐसा न होता तो वह नर्क में जो कुछ उसने किया वह नहीं कर पाता। बुद्धि विक्टर के पास ओडिन जितनी पुरानी चीजों की अरबों यादें थी। उसके मानसिक पुस्तकालय में संग्रहीत जानकारी की गिनती से परे अंक थे। ओडिन से बेहतर विक्टर था, अक्सर बहुत बेहतर। बूढ़े आदमी का चेहरा पहली बार विकृत हो गया, उसका संयम खत्म हो गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विक्टर के पास लोगों को उकसाने की एक विशेष कला थी। वह आवश्यकता पड़ने पर पत्थर से भी खून उगलवा सकता था। ओडिन के कुछ कहने से पहले ही विक्टर ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, लेकिन बूढ़े आदमी की बात तो सही है। अगर दूसरा पक्ष सौहार्दपूर्ण नहीं रहना चाहता तो विक्टर भी ऐसा नहीं करेगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, ये हमेशा से उनका आदर्श वाक्य रहा है और आज भी यह नहीं बदला है। मैं अपने 99.9999999% राक्षसों को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन हमेशा 0.0000001% ऐसे होंगे जो विद्रोह करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने हाल ही में कुछ विकसित किया है। विक्टर ने हवा में अपनी उंगली उठाई और रेड एनर्जी ने उसे ढक दिया और फिर कमरे के बीच में उड़ गया। अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसने हवा में एक रून बनाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या ओडिन, शिवा, रा और रून्स के बारे में जानने वाले सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, ये देखकर कि उनके सामने क्या हो रहा था। आप हवा में रून्स नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल असंभव था। हाँ, आप पहले से तैयार रून को हवा में प्रक्षेपित कर सकते थे, लेकिन उसे लिखना, अपनी उंगली के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल किए बिना एक बिल्कुल नया रून बनाना, और वह भी हवा में, यह असंभव था। यहां तक कि ओडिन भी ऐसा नहीं कर सका। आयरलैंड। एक अपेक्षाकृत साधारण घर में एक महिला, नहीं, एक देवी बैठक देख रही थी। ओह ओह, ये दिलचस्प है। मैं इस रूनवर्क को पहचानता हूँ। ऐसा लगता है कि स्कैथर ने अपने नए शिष्य को सब कुछ सिखाया है ना? महिला ने अपने हाथ से हवा में इशारा किया और उसके हाथ में एक कॉफी कप दिखाई दिया। विक्टर ने अभी अभी पूरी अलौकिक दुनिया के सामने जो किया था, उसने कॉफी कप बनाने के लिए वही किया। मैं देख सकती हूँ कि वह अभी भी सीख रहा है, लेकिन उसकी कुशलता ओडिन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए शुद्ध प्रतिभा।
उसने सोचा, लेकिन जब उसने रून्स का पैटर्न देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। ओह, ड्रेकोनिक रून्स! बेशक, वह ऐसा कर सकता है। मैं भूल गई थी कि ड्रैगन्स ऐसा करना जानते हुए पैदा होते हैं। वह इस टूटी हुई जाति की अन्यायपूर्णता के बारे में बड़बड़ाए। जैसा कि स्कैथर ने कहा था, उसके जीवन में 3 विचलन थे। पहली उनकी अपनी शिक्षिका थी, जो रून्स की अद्वितीय गुरु थी। दूसरा था मलिन, जो ऊर्जा को नियंत्रित करने में एक पूर्ण राक्षस था। तीसरे थे विक्टर, जो द आर्ट ऑफ कॉम्बैट में प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। यह प्रसारण देख रही महिला कोई और नहीं बल्कि उस सूची में पहले स्थान पर थी। डन स्कैथ, स्कैथ स्कारलेट के शिक्षक। कितनी चतुराई! हल्के भूरे बालों वाली महिला ने टिप्पणी की। जब विक्टर ने अपना रून समाप्त किया तो वह आश्चर्यचकित हो गई। ड्रैकोनिक और राक्षसी का मिश्रण बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि अपनी यात्रा में उसे एक और राक्षस मिल गया। डन स्कैथ ने अपने शिष्य को उस आदमी के बगल में देखा, उसकी नई विशेषताओं को देखते हुए। यह बताना आसान था कि उस आदमी के साथ उसका रिश्ता कैसा था, भले ही उसके नाम से यह साफ पता चल रहा था कि उनके बीच किस तरह का रिश्ता था। लेकिन स्कैथा को जानने वाली एक महिला के लिए स्कैथ के विचार आम लोगों से अलग थे। आखिरकार उसे कोई बराबर मिल ही गया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी मूर्ख शिष्या हमेशा कहा करती थी कि वह केवल उसी आदमी से शादी करेगी जिसने उसे हराया हो और जिसकी मानसिकता, प्रतिभा और योग्यता के मामले में उसकी स्वीकृति हो, जो पूरी करना एक बहुत ही कठिन शर्त थी। आपको न केवल सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच को हराना होगा, बल्कि मानसिकता, प्रतिभा और क्षमता के मामले में उसकी स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी, जो कि पूरी करना एक अत्यंत कठिन आवश्यकता है। मैंने सोचा था कि वह जीवन भर अकेली रहेगी, लेकिन लगता है उसे अपना हमसफर मिल गया है। विक्टर ने रून को हवा में उठाया और ड्रैकोनिक भाषा में कुछ बोला। रून के भीतर एक और रून प्रकट हुआ, जिससे एक डबल सेट बन गया। सृष्टि पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हुए उसने एक और शब्द बोला, और यह रून एक ट्रिपल सेट बन गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? स्केयथ की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह अपनी कुर्सी से उठी। ये रून एक आदेश भी है और एक उपकरण भी। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और रून छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, तथा वहां उपस्थित प्रत्येक नेता की ओर उड़ गया। ये रून मेरे शासन के तहत एक नागरिक को स्वचालित रूप से पहचान लेगा, इसलिए, स्वर्गीय पिता, यदि आपके स्वर्गदूतों को सड़कों पर अराजकता फैलाने वाला कोई दानव मिलता है और उनके पास यह नहीं है, तो आप उन्हें बिना दया के मार सकते हैं। अगर उनके पास यह है, तो मैं उन्हें अपने लिए चाहता हूं। विक्टर की आंखें चमक उठी। मैं अपने आदेशों का पालन न करने के लिए उस दानव को व्यक्तिगत रूप से दंडित करना सुनिश्चित करूंगा। स्कैथ को विक्टर की बात से कोई मतलब नहीं था, वह बस रून को जुनूनी नजरों से देखती रही। कैसे? उसने ऐसा कैसे किया? क्या यह संभव भी है? रून के भीतर रून बनाना। जैसा कि पहले बताया गया है, रून्स अस्तित्व के प्रोग्रामिंग कोड की तरह थे, एक कोड के भीतर दूसरा कोड लिखना असंभव होना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जो स्कैथ भी नहीं कर सकता था। और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह कैसे संभव था। मैं चाहती हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ। उसने तैरते हुए रून को लगभग जुनूनी नजरों से देखा। उसने स्कैथर को देखा जो वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी गर्व भरी मुस्कान थी, मानो वह स्कैथ से कह रही हो कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होता, एक ऐसा दृश्य जो उसकी कल्पना द्वारा बनाया गया था लेकिन उसे बहुत वास्तविक लगा। हल्के भूरे बालों वाली महिला बोली, ऐसा लगता है कि इतने समय बाद मुझे अपने शिष्य से मिलने जाना पड़ेगा। अध्याय 869, हम दानव हैं, राक्षस नहीं। 2 अध्याय 869, हम राक्षस नहीं, दानव हैं। 2 मैं व्यक्तिगत रूप से इस राक्षस को मेरे द्वारा खोदने के लिए न करने के लिए लोड कर दूंगा। इन शब्दों में कहा गया है कि विक्टर इतना मूर्ख नहीं था कि वह सभी गुटों को अपने राक्षसों की पहचान करा सके। इसका उपयोग केवल स्थिति के मित्रवत पक्ष में किया जाएगा। उसके कुलीन दानव और व्यक्तिगत हत्यारे सहित उसने अपना बदला लेने के लिए भेजा था, इस रून से पहचाना नहीं जा सकता। विक्टर ऐसा क्यों कर रहा था? यह सरल था, ये राक्षसों के बजाय नागरिकों के रूप में देखने की दिशा में पहला कदम था।
राक्षसों और भूतकाल के दानव नेताओं के कार्य के कारण राक्षसों को केवल राक्षस के रूप में देखा जाता था, जिसमें शामिल थे, यह एक बहुत ही गलत धारणा है। आखिरकार किसी भी जीव की तरह राक्षसों के पास भी अपनी बुद्धि होती है। वे राक्षस वैसे नहीं थे जैसे विक्टर ने एड्रिस्टेला कबीले के क्षेत्र में मारे थे, या राक्षसी जानवर जो नर्क में रहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये वास्तव में कैसे काम करना है? दिव्य पिता ने उत्सुकता से पूछा। वह इनमें से किसी एक को किसी अन्य से पहचानता नहीं था, उसने उन्हें इंसानी दुनिया में कई बार देखा था। हालांकि इस तरह की बात कभी भी स्वर्गदूतों और देवताओं जैसे बड़े गुटों पर लागू नहीं हुई थी। उन्हें स्वयं को अंतिम रूप देने की क्या आवश्यकता थी? वे भगवान थे, उनकी अपनी दिव्यता उनके लिए बोलती थी। ये क्रूरता ही थी जिसने देवताओं को आगे बढ़ाया था, क्योंकि वे स्वयं सबसे ऊपर थे। वे विक्टर जैसे किसी व्यक्ति के लिए तैयार नहीं थे। इसे मेरे नागरिकों की पहचान करने के तरीके के रूप में बताया गया है। सभी दानव जो मेरे व्यक्तियों के नागरिक हैं, उन्हें अपनी पहचान दर्ज करानी होगी। उनका नाम, उम्र, पेशा, सभी कुछ सरकार द्वारा एक साथ शामिल किया जाएगा और यह पहचान का एक रूप बनाएगा, विक्टर ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। ये तो इंसान की पहचान है। हाँ, ये भी वैसा ही है। विक्टर ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ये भी पुष्टि नहीं की कि यह क्या था। अंततः जबकि कम्युनिटी के पास की पहचान के लिए स्ट्रिप्स थे, उसके पास एक जादुई रून था जो वास्तविकता को आकार दे सकता था। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि इस रून की मूर्ति का अंत नहीं हुआ। विक्टर वर्ल्ड में अन्यत्र भी पंजीकृत सभी राक्षसों को महसूस किया जा सकता था, उसे केवल अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। रून विक्टर को यह भी सूचित किया गया कि हु से राक्षस ने अपने खिलाफ कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिससे वह स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सके। इस उपदेश के बावजूद कि उसके राक्षस नागरिक हैं, उसे यह वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी कि राक्षस इरादों से प्रेरित थे। आखिरकार उनका पूरा अनुभव ही महापापों के पापों पर आधारित था। समाज धीरे धीरे सुरक्षित हो गया, लोग अछूत ही सहज हो गए और निरर्थक मित्रों की तलाश करने लगे। विक्टर ने मानव समाज में इसे बहुत अच्छे तरीके से देखा था। इसलिए उसने अन्य दानव क्षेत्रों पर विजय प्राप्त नहीं की जो राक्षस मारे गए थे। इसके बजाय वह राक्षसी चट्टान को मजबूत बनने में मदद करती है। खतरा हमेशा बना रहेगा। आखिरकार ये नर्क था। केवल सबसे चतुर, सबसे मजबूत, सबसे सक्षम लोग ही पुरस्कार प्राप्त करेंगे, और जो लोग अनुकूलन नहीं कर सकते, उन्हें बस अनुकूलित किया जाएगा। वह चाहती थी कि उसका दानव शक्तिशाली हो, यहां तक कि शारीरिक रूप से कमजोर दानव भी कम से कम मानसिक रूप से मजबूत हो। वह नहीं चाहती थी कि उसके द्वारा बनाई गई समाज शांति का कारण बने, जैसा कि उस सिद्धांत के साथ हुआ था। चलो मेरी बात को साबित करने के लिए एक प्रयोग करें। विक्टर ने लिम्बो गाय की ओर से देखा और बालकों को अपनी आंखों से देखने की अनुमति नहीं दी। लिम्बो गाय ने सिर हिलाया। अगले ही पल में स्वर्गीय पिता के सामने एक द्वार प्रकट हुआ और एक छोटा दानव प्रकट हुआ। वह स्पष्ट रूप से एक शैतान के रूप में था, बहुत ही सफा सुथरे कपड़े पहने शैतान। उन्होंने सूट भी पहना था। दानव के अचानक प्रकट होने से देवदूत चिंतित हो गए, लेकिन स्वयं दानव और स्वर्गीय पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महामहिम अत्याचारी दानव विक्टर एलुकार्ड, मुझे बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है कि आपने मेरे लिए इस शानदार आयोजन को चुना है। छोटे शैतान ने अपने भाषण में कट्टरता, भक्ति और महान कुलीनता के साथ बात की। अर्नोस, हमेशा आपकी तरह की सेवाओं के लिए धन्यवाद। बेशक मैं केवल अत्याचारी दानव राजा की सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। महामहिम, जब भी आप परिक्रमा करें, कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि मैं, अर्नोस, केवल अत्याचारी दानव राजा की सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैम, जो काम हाथ में है उसमें सहयोग भी शामिल है। हाँ महाराज, मैं राजा की अनंत महिमा के लिए 10,000% प्रयास करता हूँ। शैतान दानव ने शुद्ध सम्मान के भाव से चिल्लाया। फिर उसने स्वर्गीय पिता की ओर से बहुत सारी बातें देखी और कहा, करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब लोगों ने ये प्रदर्शन देखा तो उनके सिक्के छूट गए, यहां तक कि स्वर्गीय पिता के दर्शन में भी इस छोटे शैतान को कोई भय नहीं दिखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि स्वर्गीय पिता भी कई सेकंड के लिए भ्रमित हो गए थे। उन्होंने पहले कभी किसी छोटे दानव को उनका डरता हुआ नहीं देखा था। अंततः स्वर्गीय पिता की उपस्थिति ही दानवों के विपरीत थी।
स्वर्गीय पिता, आपको बस ऋण को मेरी ओर से प्राप्त करने की आवश्यकता है, और यह काम करना चाहते हैं। शैतान ने वही सत्यता के साथ समानता व्यक्त की, जैसे कि इन वेलेस्टिक्स का अनुभव उसके लिए कुछ भी नहीं था। विक्टर चिप्स और चेहरे पर मुस्कान के लिए सब कुछ देख रहे हैं। स्वर्गीय पिता ने सिर हिलाया और रून को नागरिक की उपाधि दी, और उनके सामने एक लाल झंडा दिखाई दिया। बदल दिया गया कैमरों का कोना, जिससे दुनिया को पता चल गया कि क्या हो रहा था। अल्पविराम। नाम आर्नोस नाइटशेड इम्पीरियस। नारकीय युग 78469। जन्म स्थान अब्दोन। पंजीकरण संख्या OO2456। किया गया अपराध कोई नहीं। नरक का एक आदर्श नागरिक। उपलब्धियां: नरक में एक मेगा कॉर्पोरेशन बनाने वाला पहला छोटा दानव। अत्याचारी दानव राजा का सीधा ध्यान पाने वाला पहला छोटा दानव। 50 से अधिक अन्य उपलब्धियां देखने के लिए यहां क्लिक करें। वर्तमान व्यवसाय: द नाइटशेड कॉर्पोरेशन के सीईओ और संस्थापक। ये शैतान कई राक्षसों से भी पुराना था, और उसके पास कई उपलब्धियां थीं। और नरक के एक आदर्श नागरिक का अंत क्या है? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक ही वाक्य में आदर्श नागरिक और नरक शब्द देखें। सत्यता से कहूं तो ये गलतफहमी करने वाला था। जब अलौकिक वैशिष्ट्य ने ये कार्ड देखा तो उन्होंने यही सोचा, यह एक अच्छे नागरिक की पहचान का उदाहरण है। अब मैं आपको एक अपराधी की पहचान बताऊंगा। एक दानव प्रकट हुआ, और बड़ी राइफलें, छोटे शरीर और दांतों से युक्त मुंह वाला एक दानव प्रकट हुआ। यह महाराज मौन। छोटा दानव केवल राजा की आज्ञा का पालन कर सकता था। विक्टर ने स्वर्गीय पिता की ओर देखा। इसे करें। स्वर्गीय पिता ने सिर हिलाया और रून को छोटे दानव की दीक्षा दी। अल्पविराम। नाम फेस्टेफाइलिडेस। नारकीय युग 1548। जन्म स्थान अलेक्जेंड्रिया। पंजीकरण संख्या 15,87,87,63,21,448। किया गया अपराध: शहर में हत्या करने के लिए दंगा करना, राजा के खिलाफ राजद्रोह करने के लिए, मानव दुनिया में व्यापारी राजा के सीधे आदेश का खुलासा करना, अराजकता फैलाना। एक ईसाई कट्टरपंथियों को तानाशाह नरक के अधिकारियों को 3 बार जाना चाहिए। यदि उसे प्रभावशाली चित्रण माना जाता है, तो इस जीव को समाप्त किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह तालाब किस आदेश की बात कर रही है? शिव ने पूछा। मैंने 10,000 साल तक किसी भी दानव को बिना नरक से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उद्धरण चिन्ह। किस कारण से? वह उत्सुकता से पूछता है। अलौकिक संप्रदाय के बीच स्थिरता। मेरे पूर्व द्वारा छेड़े गए अंतिम कारण दानवों से और भी अधिक घृणा की गई। मैं नहीं चाहता कि मेरे नागरिक नरक से बाहर केवल मारे जाएं, युद्ध के लिए भटकें, विशेष रूप से तब जब उन्होंने कुछ भी किया गलत न किया हो। शिव ने पूछा, क्या इसका कारण उन्हें मारने की क्षमता है? बेशक। विक्टर ने सिर हिलाया जैसे कि यह स्पष्ट हो। तुम कुछ गलत कर रहे हो, शिव। मैं सभी के लिए एक दयालु प्राणी नहीं हूं। जैसा कि मेरे शीर्षक से पता चलता है, मैं राक्षसों का राक्षस राजा हूं। मेरे लिए सीधे सीधे विश्वासघात करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। सक्षम बनो, कड़ी मेहनत करो, कई महान उपलब्धियां हासिल करो, और मजबूत तालाबंदी करो, ठीक वैसे ही अर्नोस के साथ किया गया था। शैतान ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। मेरी अवज्ञा करो, अनाचार घोषित करो, और जानवरों की तरह अपनी अपनी नापसंद का पालन करो, और इस तरह बलि दोगी। विक्टर ने पंख वाले दानव को अपने हाथ से हवा में उठाया। इससे पहले कि दानव कुछ कह पाता, विक्टर का हाथ बंद हो गया और दानव का मांस एक गेंद में कुचल गया। जैक। बाघ और बिल्ली के मिश्रण जैसा दिखने वाला एक जीव, जो पूरी तरह से ब्लैकआउट से बना था, और उसके अनुयायी रक्त लाल वाला, विक्टर की छाया से निकला और अपना मुंह खोलकर निकले। विक्टर ने मांस की गेंद को जानवर के मुंह में फेंक दिया, और उसने उसे निगल लिया, और वह दिन भर उसका भोजन बन गया। फिर वह राक्षस विक्टर की छाया में लौट आया। मैं सैन्य सम्मान और परिवार को महत्व देता हूं, और मैं हमेशा उन लोगों से पूरी तरह से नफरत करता हूं जो बिना किसी कारण के खून बहाते हैं और सामान्य अराजकता भड़काते हैं। विक्टर के मुख से ये शब्द पाखंडी लग सकते हैं, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, वे तत्व थे कि उसे ऐसा देखने का पूरा अधिकार था। अंततः विक्टर और किसी अन्य जीव के बीच हर दूसरे पक्ष द्वारा युद्ध हुआ।
उसने अपनी ताकत साबित करने के लिए द्वंद्व युद्ध को खत्म करने के लिए कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया था। हमेशा किसी और ने उस पर हमला किया था, और वह इतना मूर्ख नहीं था कि बदमाश बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए उसने जवाबी हमला किया। कुछ ही शब्दों के साथ विक्टर ने ये सिद्ध कर दिया कि उसकी वफादारी की भूमिका रक्त, युद्ध, राक्षस, पिशाच, भय, विनाश, हत्या, शक्ति, विनाश, सौंदर्य, परिवर्तन, सैन्य सम्मान, परिवार और घर और प्रकृति का है। देवता ने कहा था। हालांकि इस मुलाकात के बाद उनके विश्वासियों द्वारा उन्हें ड्रैगन का देवता भी कहा जाने लगा। अपने सैनिकों को छोड़ने के बाद विक्टर ने अपने हाथ से इशारा किया, और जो रून हवा में फेंक दिया गया, वह एक बड़े रून में बदल गया और पुनः लापता हो गया। विक्टर ने स्वर्गीय पिता की ओर देखा। अगर आप मेरे साथ एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं, तो आपको मेरी कही गई बातों को अमल में लाना होगा। आपके गुट के सभी अधिकारियों को पहचानने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल राक्षसों की तरह। ओह, एक और विवरण जो मैं बताऊंगा भूल गया। यह अंतिम कार्य आज से लागू होगा, भले ही हमारे पास मजबूत गठबंधन न हो। मेरे पवित्र अलौकिक शैतान, अपने शत्रुओं का चयन बुद्धि से करो। उनके शब्दों में सभी के लिए स्पष्ट चेतावनी थी कि जो बिना किसी प्रयास के राक्षसों को बीट रिलीज रखने के बारे में सोच रहे थे। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और अपनी हथेली पर हाथ रखकर अपनी पीठ थपथपाई, और एक नींव के साथ उसके अनुयायी नरक में वापस चला गया। हम अतार्किक राक्षस नहीं हैं, हम दानव हैं। चारों ओर सती छा गया और सभी लोग अपने मन में अलग अलग विचार विक्टर लेकर की ओर देखने लगे। ये जल्द ही लिम्बो मैन द्वारा कहा गया। बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपकी स्थिति को बदलता हूँ। संतुलन को नियंत्रित करने वाले के रूप में, मैं आपके पंथियन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ओह, जब सभी ने लिम्बो मैन की बात सुनी तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी ही थी। उन्होंने उदाहरण दिया कि वह उस आदमी की परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि उसके पूर्वज का काम क्या बुरे थे या नहीं। कम से कम यही तो अधिकतर अलौकिक शैतान का विचार था, जो आदिमानवों को नहीं पता था। लेकिन दिव्य नेताओं के लिए, वे समझते थे कि जब तक विक्टर का संतुलन बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, तब तक वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस साक्षात्कार में उस उद्देश्य की उद्घोषणा की गई। मुख्य विषय पर, आप पेंथियन द्वारा ब्लड ड्रैगन प्रोजेनिटर पर आक्रमण से संबंधित मुद्दे को कैसे हल करना चाहते हैं। चारों तरफ सयाना छा गया और 5 मिनट तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा। विक्टर के पिछले प्रदर्शन में कई बातों पर प्रकाश डाला गया था। अपने राजा के लिए राक्षसों की कट्टरता, विक्टर के राक्षसों पर पूर्ण नियंत्रण, केवल इतना ही नहीं, ये तो हिमशैल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। उन्होंने और भी कई बातें गौरवान्वित की, जिनमें से मुख्य ये था, वह एक बेहतरीन बेस्ट थे। कुछ ही शब्दों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके साथ युद्ध करने से उनके स्वयं से अधिक हमलावरों को नुकसान होगा, और यह शब्द कहने के लिए कि उन्हें किसी भी तरह से खतरनाक क्षति की भी आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग शेल्स का एक और कारण उनके सामने मौजूद 2 मिशकाओं की ड्रेकोनिक सुविधाएं थीं। 2 ड्रैगन पहले से ही मौजूद थे उसके गुट में, और कितने थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इन कई और अन्य विचारों के कारण कमरे में 5 मिनट तक संदिग्ध छाया रही। अध्याय 870। तो ये युद्ध है। समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण, विक्टर बस बहुत शक्तिशाली और अज्ञात था। किसी भी युग में सूचना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण थी, और ये तथ्य कि यहाँ उपस्थित देवताओं में से किसी को भी यह नहीं पता था कि विक्टर नरक में एक भविष्यवादी समाज का निर्माण कर रहा है, उन्हें किसी भी कार्य को रोकने के लिए पर्याप्त कारण था। कल्पना एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, और विक्टर ये जानता था। इस वजह से उसने इस जानकारी का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया। जब उसने कहा कि वह उन राक्षसों को दंडित करेगा जो उसकी अवज्ञा करते हैं, तो उसने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि दंड क्या होगा। और ये शब्द राक्षसों के लिए और भी अधिक भयानक थे, क्योंकि उन्हें लवक्राफ्ट की पुस्तकों से सीधे कला याद थी जो लिली ने बनाई थी। कोई भी उनमें से एक बनना नहीं चाहता था। वही रणनीति उसने यहाँ भी अपनाई। उसने उन्हें नरक में अपना शहर दिखाया ताकि ये दिखाया जा सके कि राक्षस सिर्फ तर्कहीन राक्षस नहीं होते। उसने ऐसा नेताओं को ये समझाने के लिए भी किया कि वे वास्तव में विक्टर की पूरी क्षमता नहीं जानते थे। वे उसे कम आंक रहे थे और उन्हें इस कृत्य की कीमत चुकानी पड़ेगी।
विक्टर ने 5 मिनट तक इंतजार किया। वह उत्सुकता से किसी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। उसने कई तरह की जवाबी प्रतिक्रियाएं, कई तरह की सूक्ष्म धमकियां, कई तरह की शक्ति प्रदर्शन के बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि देवता उतने मूर्ख नहीं थे जितना उसने सोचा था। वे आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जब अहंकार को किनारे रख दिया जाता है तो वे बुद्धिमान प्राणी बन जाते हैं, विक्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। चूंकि आपके पास कहने के लिए और कुछ उपयोगी नहीं है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ कहना है। इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ दिन पहले मुझे कुछ रोचक जानकारी मिली। विक्टर की आवाज का लहजा लगातार खतरनाक होता गया और वहां मौजूद लोगों सहित सभी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। डॉट 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 ये शुरू हो रहा है। वायलट ने खुलकर मुस्कुराया। यह अच्छा नहीं होगा, विक्टर बहुत गुस्से में है, एफ्रोडाइट ने टिप्पणी की। क्या ये ठीक है कि वह सभी दर्शकों के साथ ऐसा करे? साशा ने चिंता से पूछा। क्या अपनी बदनामी को कम करने के लिए उसने जो भी प्रयास किए हैं, वे सब बेकार नहीं हो जाएंगे? कोई बात नहीं, अंत में ताकत ही मायने रखती है। अगर वह अभी ताकत नहीं दिखाता, तो ये प्राणी सोचेंगे कि वे हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। जब तक वह अपना कॉस्मिक हॉरर चेहरा नहीं दिखाता, तब तक वह ठीक रहेगा, रूबी ने जवाब दिया। लड़कियों, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वाइन ने कहा। जीन मुस्कुराए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आखिरकार, मैं बोर होने लगी थी। मोर्गाना ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। लिली, वाइन, वेपर, मेरे साथ आओ, हम नरक जा रहे हैं, हेलेना ने आदेश दिया, और सीधे नरक का द्वार प्रकट हो गया। हाँ, गया, तुम्हें पता है कि क्या करना है, जीन ने कहा। उफ, ठीक है, लेकिन मैं बाद में लाड़ प्यार पाना चाहती हूँ। मैं विक्टर को बता दूंगी कि तुमने कुछ नहीं किया, जीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आलसी होने की सजा के बारे में सोचकर ही गया कांप उठी। उफ, मैं करूंगी। भगवान लानत है, मैं करूंगी, ठीक है। उससे कुछ मत कहना। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसका 24/7 शोषण किया जा रहा है। उसे न केवल ग्रह की देखभाल करनी थी जिसमें उसे आनंद आता था, बल्कि उसे अपने बेटे को भी नियंत्रण में रखना था, दुष्स्वप्नों के टॉवर का प्रबंधन करना था, और यह सुनिश्चित करना था कि ग्रह पर पशु जीवन फिर से आबाद हो जाए, एक ऐसा काम जिसे करने में उसे आनंद भी आता था। रुको, मैं मूल रूप से अपने सपनों का जीवन जी रही हूं, है ना? मुझे जियुस की बकवास के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मर चुका है, और मुझे बस ग्रह की देखभाल करनी है और अपने बेटे को कुछ चीजों को नष्ट करने के लिए भेजना है। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। लिलिथ, तुम भी आ रही हो, जीन ने कहा। क्यों? विक्टर ने आदेश दिया था, और जब राजा आदेश देता है तो अधीनस्थ उसका पालन करता है, जीन ने स्पष्ट कहा। उफ, उसके पास इसके खिलाफ कोई तर्क नहीं था। अपना ख्याल रखना, रोज, एलोनोर ने कहा। फुफुफु, चिंता मत करो, एलोनोर, रोज ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अगर पहले कुछ चीजें मुझे प्रभावित कर सकती थी, एक ड्रैगन के रूप में, तो अब और भी कम चीजें मेरी तलवारबाजी का सामना कर सकती हैं। फिर भी, सावधान रहो, तुम बड़े देवताओं से लड़ रहे हो। हाँ, मैं सावधान रहूंगी, रोज ने सिर हिलाया। जीन ने निक्स और जलाद्रिक की ओर देखा। उनका ख्याल रखना। इसे मुझ पर छोड़ दो, निक्स ने कहा, जबकि जालद्राक ने केवल सिर हिलाया। लड़कियों, सुरक्षित रहो, जीन ने कहा। ठीक है, चिंता मत करो, ये जगह दुनिया में सबसे सुरक्षित है, वायलट ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ही कहना चाहिए, सावधान रहो, और हमेशा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो। डार्लिंग बहुत नाराज हो जाएगी अगर तुम्हें कुछ हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया, और सभी योद्धा महिलाएं जो जा रही थीं, वायलट को अजीब निगाहों से देखने लगी। क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं, उन्होंने कहा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वायलट के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन उसे अपना यह नया रूप नापसंद नहीं था। डॉट डॉट डॉट। स्कैथर ने सिर हिलाया, अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ बैग निकाला और उसमें से कई पोस्टर निकालकर विक्टर को थमा दिए। सेठ और अनुबिस ने जब उन पोस्टरों को देखा तो उनके पसीने छूट गए। ईमानदारी से कहूं तो, अगर यह सिर्फ मेरा सिर होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती।
लेकिन विक्टर के चेहरे पर नसें उभर आईं, उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी, उसके धुएं से बने बाल और भी ज्यादा तेजी से तैरने लगे, और धुआं और भी घना हो गया। उसके पीछे अनजाने में पंख दिखाई देने लगे, जो रक्त लाल शक्ति से प्रकाशित थे। उसके दांत तेज हो गए, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और उसके चेहरे पर पपड़ियां दिखाई देने लगी। तुमने सीमा पार कर ली है। विक्टर ने पोस्टर फेंके जिन पर विक्टर, एग्नेस, वायलेट, रूबी, सिएना, लेकिस, पेपर, स्कैथा, साशा, नताशा, एलेनोर और हारुना की तस्वीरें थीं। डॉट 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 वांछित, विक्टर अलुकार्ड। पुरस्कार, जो कुछ भी आप चाहें। डॉट 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 वांछित, स्कैथा स्कारलेट। पुरस्कार, जो कुछ भी आप चाहें। डॉट 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 वांछित, एग्नेस स्नो। पुरस्कार, आपकी पसंद की कोई भी कलाकृति। डॉट 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 केवल विक्टर और अलुकार्ड के पुरस्कार में स्वतंत्र इच्छा का आभास था, जबकि एग्नेस, नताशा और हारुना का पुरस्कार उनकी पसंद का एक नमूना था। लेकिन यहीं पर विक्टर की चिड़चिड़ाहट फूट पड़ी। डॉट 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 चाहिए, वायलेट स्नो। विवरण, स्नो कबीले का वारिस, नाइटिंगेल का कुलीन पिशाच। प्रजनन के लिए उसे जीवित और अच्छी स्थिति में पकड़ा जाना चाहिए। इनाम, 5 टन कीमती धातुएं। डॉट 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 पेपर, लेकस, सिएना और एलोनोर के पुरस्कारों में वायलेट के पुरस्कार के समान ही विशेषता थी। प्रजनन के लिए लड़कियों को अच्छी स्थिति में पकड़ा जाना चाहिए। लिम्बो गाय ने वांटेड पोस्टर लिया और मन ही मन अपना सिर हिलाया। वे बहुत जल्दबाजी में थे और एक ड्रैगन को नाराज कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि विक्टर अब क्या करेगा। विक्टर की नजर सीधे मिस्र के देवालय पर गई। तुम लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप किस बारे में बात कर रहे हैं, दानव राजा? अनुबिस ने मासूम बनने की कोशिश की। मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारा देवगण। विक्टर ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे पूरा द्वीप कांप उठा, और अविनाशी कही जाने वाली मेज टूट गई। इस दृश्य को देखकर देवताओं के पसीने छूट गए, विशेषकर शिव के, जो ऐसा ही कुछ कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। वे शुद्ध शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते थे। सभी के मन में एक ही विचार आया, आखिर वह शारीरिक रूप से कितना मजबूत था। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और स्कैथर ने उससे एक ओप दिया, बिल्कुल अपने शिष्य की तरह। वह भी उसके जैसी ही आभा उत्सर्जित कर रही थी, लेकिन बहुत कमजोर, फिर भी प्रकृति में अलग। जबकि विक्टर की आभा दमनकारी थी, स्कैथर की आभा तेज थी और हर चीज और हर किसी को काटने का वादा करती थी। विक्टर ने ओप को मेज पर रखा और उसे सक्रिय किया। मेज पर छवियां प्रकट हुई। मिस्र के देवताओं के समूह में गुप्त बातचीत। सेठ रा के साथ गुप्त सौदे कर रहा है। रा खुद उन सफेद एलियन प्राणियों से संपर्क बना रहा है जिन्हें व्लाद और एलोनोर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? रा ने पूछा। हाँ, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार प्रोजेनेटर की वर्तमान ताकत पहले जितनी नहीं है, वह अपने समर्थन में मौजूद पूरे देव समूह के सामने टिक नहीं पाएगा। रा ने सोच समझकर आवाज निकाली। बस सुरक्षा के लिए हमें इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने सहयोगी गुटों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। वह श्वेत प्राणी, जो स्पष्टतः बड़े देवताओं का सेवक था, बोला, मैं सबको सूचित कर दूंगा। अच्छा, जब चित्र समाप्त हुआ तो विक्टर ने पूछा, कुछ और जोड़ना है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये स्पष्ट रूप से एक मनगढ़ंत छवि है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप देवताओं से भरे पूरे देवमंडल में घुसपैठ कर सके और हम पर जासूसी कर सके। प्रोजेनेटर रा ने संकुचित आंखों से आत्मविश्वास से जवाब दिया। मुझे देवताओं और उनके अहंकार से कितना प्यार है। हालांकि उनके शब्द देवताओं की प्रशंसा करते प्रतीत होते थे, लेकिन उनकी आवाज का लहजा वही था, भारी, दमनकारी और व्यंग्यात्मक। तुम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो, हमेशा ऊंचे स्थान पर रहते हो और सभी को बताते हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सभी देवता ऐसे ही हैं। तुम अपने बारे में प्रशंसा गाते हो, कहते हो, किसी के लिए भी हम पर जासूसी करना असंभव है, आखिरकार हम भगवान हैं। किसी कमजोर मनुष्य के लिए हमें मारना असंभव है, आखिरकार हम देवता हैं। यह नश्वर हमारे खिलाफ क्या कर सकता है? वह तो बस एक नश्वर है। विक्टर का तिरस्कार उसके अस्तित्व के हर कोने से टपक रहा था। घिनौना, तुम राक्षसों द्वारा की गई गंदगी से भी अधिक घृणित हो, कम से कम वह गंदगी खाद के रूप में काम कर सकती है, तुम उसके लिए भी अच्छे नहीं हो।
विक्टर के शब्दों से वहां मौजूद कई देवताओं और साथ ही देखने वालों को गुस्सा आ रहा था। विडंबना यह है कि विक्टर के अगले शब्दों के कारण वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक ऐसे लापरवाह समाज में इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करना, जहां आप सर्वोच्च शासक भी नहीं हैं। उसने ओडिन की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय तब करना जब तुम्हारे अधिकांश देवता तीसरे दर्जे के हैं, जिनमें से अधिकांश गैर लड़ाकू हैं। उसने रा से कहा, इस अहंकार के कारण मेरे अधीनस्थ के लिए, जिसे आप आदि देवता अच्छी तरह जानते हैं, आपके देवमंडल में प्रवेश करना और आप पर जासूसी करना बहुत आसान हो गया। NYX इसे समझने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन जल्द ही सभी उपस्थित देवताओं को समझ में आ गया कि उसे यह बुद्धि कहां से मिली। अगर यह निक्स थी, जिसे अंधकार की मां के रूप में जाना जाता है, तो ये समझ में आता है कि वे उसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने सुरक्षा को कैसे दरकिनार किया। आखिरकार, भले ही वह आदिम थी, फिर भी उसे आदिम के रूप में देखा जा सकता था। मैं यहां से आपके विचार समझ सकता हूं, आप वास्तव में पूर्वानुमानित हैं। सोचो, दोस्तों, सोचो, क्या होता है जब कोई इंसान बिना किसी रुकावट के हर दिन ट्रेनिंग करता है। नए नॉवेल्स के लिए नो बी 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। उद्धरण चिन्ह ... वे बेहतर हो जाते हैं, सुसानो ने उत्तर दिया। सही। निक्स की अंधकार की शक्ति को बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं था, विक्टर को बस उसे अपने पैंथियन में शामिल करना था। एक बार जब वह विक्टर के आदेश के आगे झुक जाती, तो वह उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता था। निक्स शब्द के सटीक अर्थ में सुधार नहीं कर पाए, विक्टर ने उसे और अधिक कुशल बनाने के लिए केवल बढ़ावा दिया। अब, यदि आपके पास विक्टर की तरह अत्यधिक उन्नत इंद्रियां या अत्यंत उच्च स्तरीय घोषणा का रूल नहीं है, तो कोई भी निक्स को शब्द के सबसे शाब्दिक अर्थ में पैंथियन पर जासूसी करने से नहीं रोक सकता। यदि वह चाहती तो वह पूरी तरह से अस्तित्वहीन थी, लेकिन उन्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं थी। और जाहिर है, देवताओं को यह छोटी सी बात पता नहीं थी। उन्होंने सोचा कि, जैसा कि काली के साथ हुआ था, निक्स ने अपनी दिव्यता को उस आदिम देवी से भी अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था जिससे वह पैदा हुई थी। अगर ऐसा हुआ, तो कोई भी देवमंडल सुरक्षित नहीं होगा। मैं आपकी असंतुष्टि को समझता हूं, रक्त ड्रैगन के जनक, लिम्बो आदमी ने सिर हिलाया। तो आप क्या करना चाहते हैं? ये सरल है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया, और मेरे करीबी लोग जानते हैं कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखता हूं, छोटे से छोटे नौकर से लेकर मेरी सेना के जनरलों तक का। तो मैं कुछ सरल चाहता हूं। समर्पण। उद्धरण चिन्ह ... हम, सेठ ने असमंजस में कहा। घुटने टेको, क्षमा मांगो, और मुझे मिस्र के देवताओं के समूह के नए देव राजा के रूप में स्वीकार करो। विक्टर के शब्दों ने न केवल ताशा की आंखें खोल दी, बल्कि वहां मौजूद और देखने वाले सभी अलौकिक प्राणियों को भी चौंका दिया। कितना अहंकारी, इतना दबंग, एक नश्वर देवताओं के पूरे समूह से बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा है। और उस देवमंडल की प्रतिक्रिया क्या थी? बिल्कुल नहीं। तो ये युद्ध है, विक्टर ने सरल स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... युद्ध। कुछ सेकंड के लिए मिस्र के देवता इन सरल शब्दों से हैरान रह गए। आज से मैं, विक्टर अलुकार्ड, मिस्र के देवताओं, नाइटिंगेल के बड़े देवताओं और न्यू डॉन नामक संगठन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूं। विक्टर की बात सुनकर व्लाद की आंखें उत्साह से चमक उठी। विक्टर ने कैमरों की तरफ देखा। हाँ, निकोलस हॉसमैन और इंक्विजिशन के भूतपूर्व जनरल जेम्स, मैं कभी भी आप लोगों को नजरअंदाज नहीं कर पाया, आप चूहे। न्यू डॉन मुख्यालय। विक्टर की बात सुनकर निकोलस ने बिना समय गंवाए तुरंत उठकर बाहर की ओर चल दिया। निकोलस, तुम क्या कर रहे हो? जेम्स चिल्लाया। एक रणनीतिक वापसी। कुछ ही शब्दों में, वह भाग रहा था। तुम कहां जा रहे हो? तुम उस राक्षस से बच नहीं सकते। निकोलस ने अपनी छाती पकड़ते हुए कहा, यदि आवश्यक हुआ तो मैं दूसरे ब्रह्मांड के सबसे दूर के क्षेत्र में भी जाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मेरे भाई को मारने की मेरी योजना हमेशा बनी रहेगी, इसलिए मैं मर नहीं सकता। अपने क्वार्टर की ओर जाते समय उनकी नजर अपनी बेटी जेसिका हॉसमैन पर पड़ी। पिताजी, लड़की पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी, जैसे वह बहुत दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हो। मेरी बेटी,
पिताजी, मुझे खेद है, लेकिन मैं भागना नहीं चाहती, उस स्थान पर नहीं। जेसिका कांप उठी जब उसने उस स्थान के बारे में सोचा जहां उसके पिता उसके भाइयों के साथ जा रहे थे। मुझे पता है। निकोलस ने सिर हिलाया, अपनी जेब से कुछ निकाला और अपनी बेटी को थमा दिया। इसका इस्तेमाल करके नाइटिंगेल के पास वापस जाओ, और जब तुम वापस आ जाओ, तो स्नो कबीले को खोजो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम क्यों? मुझे उस कबीले में क्यों जाना चाहिए? जेसिका को इस घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी। आपकी मां स्नो की एलिनोवा कॉन्स्टेंटाइन है, एलिनोवा स्नो की नाजायज बेटी, जो एग्नेस की मां की बहन थी, जिससे आप स्नो कबीले के मुख्य सदस्य की प्रत्यक्ष वंशज बन जाती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मेरे बच्चों के विपरीत आप स्वाभाविक रूप से दो सबसे शक्तिशाली कुलीन पिशाच वंशों में पैदा हुए थे, जबकि वे मेरे भाई के खून से बने उत्पाद थे। भले ही वह ड्रैगन परेशान करने वाला हो, लेकिन ये सच है कि वह अपने परिवार की रक्षा करता है, और स्नो कबीला तुम्हारा परिवार है। तुम वहां सुरक्षित रहोगे। यह विडंबना थी, विक्टर हमेशा उसके रास्ते में खड़ा रहता था, लेकिन अगर आप उससे पूछते कि वह अपनी बेटी को किस पर भरोसा कर सकता है, तो वह निस्संदेह विक्टर का नाम लेगा। वह अपनी बेटी को कहीं और भेजने की अपेक्षा स्नो कबीले में भेजना पसंद करेंगे। निकोलस ने अपनी जेब में हाथ डाला और कॉलर निकाला। फिर उसने कॉलर जेसिका की गर्दन में पहना दिया। ये कॉलर आपकी मां का है, जो स्नो कबीले का अवशेष है। इसे ड्रैगन फफनिर के दिल से बनाया गया था, एक ऐसा अवशेष जिसे केवल मुख्य घर के सदस्य ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पहनने से आप स्वचालित रूप से स्नो कबीले द्वारा संरक्षित हो जाएंगे। जबकि फफनिर की तलवार में ड्रैगन की आत्मा थी, कॉलर में उसका दिल था। शक्ति के मामले में हथियार निश्चित रूप से बेहतर था, लेकिन कॉलर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यदि दोनों अवशेषों का एक साथ उपयोग किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उपयोगकर्ता आग को ऐसे चला सकता है जैसे कि वह स्वयं फफनिर हो। मूल रूप से, निकोलस ने फुलगर कबीले पर पूर्ण कब्जा करने के बाद स्नो कबीले पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी बेटी के खून का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से विक्टर की मृत्यु हो गई, और उन योजनाओं को खिड़की से बाहर फेंकना पड़ा। किसने सोचा था कि यह अब काम आएगा? निकोलस ने सोचा। बूम! पूरा न्यू डॉन बेस कांपने लगा। क्या क्या हो रहा है? एक हमला! विक्टर, तुम कमीने! तुम शुरू से ही युद्ध की मांग कर रहे थे। निकोलस को तुरंत एहसास हुआ कि अंतिम बयान युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि हर चीज की शुरुआत थी। निकोलस को लगा कि कई लोग उसकी ओर आ रहे हैं। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। अपना ख्याल रखना, फादर। खास। निकोलस ने जेसिका के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का इतना जोरदार था कि जेसिका तुरंत बेहोश हो गई। उस समय अपने मेजबान की जान बचाने के लिए जेसिका की गर्दन पर लगा कॉलर चमकने लगा। आग ने जेसिका के शरीर को ढकना शुरू कर दिया, और उसका वंश अनलॉक हो गया। उसके बाल प्लेटिनम सफेद होने लगे, लपटें उसके शरीर को घेरने लगी, और जल्द ही वह जहां खड़ी थी, वहां से गायब हो गई। ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है। अच्छा, रोर। राक्षसों की दहाड़ें सुनाई देने लगी और प्राणियों के मारे जाने की चीखें पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। निकोलस का शरीर हल्का सा चमकने लगा और वह काउंट वैम्पिरो में तब्दील हो गया। अपने पैरों को मोड़ते हुए वह अपने निजी कार्यालय की ओर भागा। उसने हर चीज और हर किसी को नजरअंदाज कर दिया, यहां तक कि अपने अधीनस्थों और राक्षसों को भी। वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था, वह विक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब उस आदमी ने हमला किया, तो उसने बिना समय बर्बाद किए, वह सीधे नेताओं के पास गया। इसलिए सबसे तर्कसंगत कार्य लड़ना नहीं बल्कि भागना है। जितना संभव हो सके उतनी तेजी से भागना। अपने कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने तुरंत एक वस्तु निकाली जो काले अंडे जैसी दिख रही थी, जिसमें काले रंग के तंतु जैसे गड्ढे थे। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा और अंडा लिया, उसने महसूस किया कि उसके आसपास कई प्राणी हैं। ब्लैंक कबीला, ओडा, हुह। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अंधेरे के कई खंजर उसके शरीर में घुस गए। अगले ही पल उसने खुद को ब्लैंक कबीले के कई सदस्यों से घिरा पाया। प्रत्येक हमला घातक था, लेकिन वह आदमी नहीं मरा। यद्यपि उसका हृदय और मस्तिष्क नष्ट हो गया था, उसने स्पष्ट रूप से अपनी कमजोरी के लिए प्रत्युपाय अपना लिए थे। निकोलस गुर्राया, और उसमें से शक्ति फूट पड़ी। यह मत सोचो कि मैं इतने समय से बैठा हुआ हूं, अलुकार्ड।
शक्ति के विस्फोट से सभी हत्यारे उड़ गए। इस क्षण का लाभ उठाकर उसने जल्दी से अंडे को नष्ट कर दिया। रुको। ब्लैंक कबीले के एक आदमी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ओडा ने तुरंत उस आदमी को रोक लिया। और करीब मत आओ, कुछ गड़बड़ है। ओडा की अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ, क्योंकि अगले ही क्षण लाल रंग की छायाओं के साथ पूरी तरह से अंधेरे से बना एक पोर्टल निकोलस के पीछे प्रकट हुआ, और अंधेरे ऊर्जा के कई स्पर्शकों ने निकोलस के शरीर को जकड़ लिया और उसे पोर्टल के अंदर खींच लिया। भले ही उसने इसे रोकने की कोशिश की, ओडा नहीं कर सका। इसका कारण ये था कि पूरा स्थान पोर्टल के दूसरी तरफ इकाई के प्रभाव में पूरी तरह से विकृत लग रहा था। व्लाद ड्रैकुल टेप्स से कहो, मैं राडू टेप्स अपना बदला लेने के लिए वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो वह हमेशा के लिए अपने प्रिय पूर्वज की पीठ के पीछे खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, तंतु ने निकोलस को द्वार के अंदर खींच लिया। वहां सन्नाटा छा गया। हत्यारों को समझ में नहीं आया कि क्या करें, इसलिए उन्होंने अपने नेता की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... ओडा सामा, मिशन जारी रखें, दूसरे प्राथमिकता वाले लक्ष्य पर कब्जा करें। हाँ।